हेलो स्टूडेंट, खुला आसमान स्टडी अड्डा पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं पुनः बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आप लोगों के बीच में प्रस्तुत हूँ, क्योंकि यह टॉपिक जो है ना केवल ये क्लास 10th के लिए, क्लास 10th 12th है, अदरवाइज यह जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित है। पहला जो वीडियो पार्ट 5 मैंने बनाया था उसमें कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से मैं 10 ही ऑब्जेक्टिव बता पाया था। आज मैं वहीं से पुनः 11 प्रश्न संख्या 11 से मैं शुरू करूंगा और नेक्स्ट लेके चलूंगा। आज मैं बहुत धमाकेदार ऑब्जेक्टिव्स बताने वाला हूं जो बहुत ही एनालिसिस करके आप लोगों के बीच में लेके आया हूं, प्रस्तुत किया हूं। और यह जो है ये सारा वीडियो का निचोड़ होने वाला है, इसलिए आप लास्ट तक बने रहिएगा। मॉडल सेट जो भी मैं करवा चुका हूं, मैंने 2 साइंस का मॉडल सेट करवा चुका हूं 80 ऑब्जेक्टिव करके, और ये 3rd मॉडल सेट चल रहा है आप लोगों के बीच में। जितना भी मैंने साइंस का 5 वीडियो पार्ट करके बना दिया हूं आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, और जो भी 5 वीडियो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से भी जाकर के चेक कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा बातें नहीं करते हैं और वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो प्रश्न संख्या मैं आज 11 से लेके चलूंगा। इसमें प्रश्न बोल रहा है कि लोहे अर्थात लोहे का संकेत होता है Fe की परमाणु संख्या होती है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है? ऑप्शन ए में दिया है 23, बी में है 24, सी में है 25 और डी में दिया है 26। तो आप लोग जानते ही होंगे कि लोहे के परमाणु संख्या होता है 26 हो जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 12 की ओर। समूह 17 अर्थात वर्ग 17 के तत्व क्या कहलाते हैं? समूह 17 का जो तत्व होता है वह क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है ऑक्सीजन ग्रुप, बी में है हाइड्रोजन ग्रुप, सी में है नाइट्रोजन ग्रुप और डी में है कोई नहीं। तो समूह 17 या वर्ग 17 का जो होता है तत्व वो हाइड्रोजन ग्रुप कहलाता है। और ये वर्ग 17 में आता कौन कौन सा है तत्व? तो आता है आपका क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, इस तरह से आता है। ये वर्ग 17 का तत्व है, ये भी जितने भी है ना, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। चलिए एक चीज और मैं बता रहा हूं, ये जो ब्रोमीन है यह एक अधातु है और यह कमरे के ताप पर जो होता है द्रव अवस्था में होता है, तो इसे भी ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम। 13 निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है? तो मैं ऑप्शन आपको पढ़ रहा हूं, देखिए। ए ऑप्शन नंबर ए में है जल का उबलना, बी में है मोम का पिघलना, सी में है पेट्रोल का जलना, डी में है सभी। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन जो है दहन की प्रक्रिया यहाँ हो जाएगा पेट्रोल का जलना, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है, हाँ, जल का उबलना जो है आपका, इसमें कोई दहन की प्रक्रिया नहीं हो रही क्योंकि यह जल उबल रहा है। मोम का पिघलना में भी दहन की प्रक्रिया नहीं, क्योंकि मोम पिघल रहा है। परंतु पेट्रोल का जलना यह एक आपका दहन की प्रक्रिया है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 14 सिलिका क्या है? तो ऑप्शन ए में दिया है धातु, बी में है अधातु, सी में उपधातु, डी में मिश्र धातु। तो सिलिका जो होता है आपका वो होता है आपका उपधातु। सिलिका क्या होता है आपका? उपधातु होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 15 आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या है। तो देखिए 36 कतार कहते किसको है? 36 कतार अर्थात आवर्त को हम 36 कतार के नाम से भी जानते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी में 36 कतारों की संख्या कितनी है? तो ऑप्शन ए में 4, बी में है 5, सी में है 7, डी में है 18। तो 36 कतार अर्थात आवर्त की संख्या जो होता है वो है 7। एक चीज और जान लीजिए, अगर आपसे समूह बोले, वर्ग बोले आधुनिक आवर्त सारणी में, तो वो हो जाएगा 18। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 16 मानव में डायलिसिस थैली है। तो ऑप्शन ए में दिया है नेफ्रॉन, बी में है न्यूरॉन, सी में है माइटोकॉन्ड्रिया, डी में है कोई नहीं। तो मानव में जो डायलिसिस थैली कहलाती है वो होती है नेफ्रॉन, डायलिसिस थैली के अंतर्गत आता है। चलिए 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। वायुमंडल में CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति होती है, कितना प्रतिशत होती है? तो ऑप्शन ए में है 21%, बी में 78%, सी में है 0.03% और डी में दिया हुआ है 0.05%। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में होती है। अब देख लीजिए 21% कौन होती है? तो ऑक्सीजन की जब आपसे पूछा जाए कि वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना प्रतिशत होता है तो 21%, नहीं तो कहीं कहीं पर मिलेगा 20.98%। और ये जो दिया हुआ आपका 78%, ये नाइट्रोजन होती है वायुमंडल में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। 18 रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है?
तो ऑप्शन ए में है बबूल, बी में कनेर, सॉरी यहाँ पे सी होगा, सी में दिया हुआ पीपल, और यहाँ पे डी में हो जाएगा आपका चीर। तो देखिए रेजिन किस पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है, तो वो आपका हो जाएगा किसका, तो वो चीर का हो जाएगा उत्सर्जी पदार्थ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं हम यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न को। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट कितनी बार धड़कता है, तो ऑप्शन ए में है 120 बार, बी में है 62 बार, सी में है 72 बार, और डी में दिया मतलब 200 बार। यहाँ पे देख लीजिए 19 को जो आंसर हो जाएगा वो आपका सी नंबर हो जाएगा। मनुष्य जो है 1 मिनट में उसकी धड़कन की जो गति होती है 72 बार धड़कती है। चलिए 20 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, ऑप्शन ए में है पारगम, बी में है अपारगम, सी में है अर्धपारगम, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो कोशिका झिल्ली जो होता है वो होता है अर्धपारगम्य झिल्ली। क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 21। एक पादप हार्मोन जो पौधों में वृद्धि का घटक है, तो ऑप्शन ए दिया है जिबरेलिन, बी में है ऑक्सीन, सी में है एब्सिसिक अम्ल, डी में दिया एथिलीन। तो देखिए एक पादप में जो हार्मोन होता है जिसको जो वृद्धि का काम करता है वो आपका होता है ऑक्सीन होता है। कहीं कहीं पे आपको हिंदी में मिलेगा ऑक्सीन भी मिलेगा, ऑक्सीन 100 की जगह पे जॉ भी मिल सकता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं, यही है। ये जो एथिलीन जो है यह फल पकाने वाला प्राकृतिक हार्मोन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 22। निम्न में कौन बाह्य निषेचन करता है, तो इसमें से ऑप्शन कौन सा है जो बाह्य निषेचन करता है, देखते हैं। ऑप्शन ए में मेढक है, बी में है गाय, सी में कुत्ता, डी में मनुष्य। तो देखिए बाह्य निषेचन जो होता है, बाहरी निषेचन, वो मेढक में होता है। मेढक में गाय, कुत्ता, मनुष्य, ये इसमें अंतः निषेचन की प्रक्रिया होती है, लेकिन मेढक में जो होता है बाह्य निषेचन की प्रक्रिया होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 23 को देख लेते हैं। एड्स किसके कारण से होता है, तो देखिए एड्स किसके कारण से होता है। एम दिया है जीवाणु, बी में विषाणु, सी में प्रोटोजोआ, और डी में सभी। तो देखिए एड्स जो होता है वह विषाणु के कारण होता है, और उस विषाणु का नाम क्या है, तो HIV। इसी विषाणु के कारण एड्स फैलता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 24 को देख लेते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है, तो ऑप्शन ए दिया है CH3COOH, बी में है C6H12O6, सी में दिया है C12H22O11, और डी में दिया CH3CHO। तो देखिए ऑप्शन हो जाएगा चीनी का रासायनिक सूत्र होता है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा C12H22O11। और ये जो बीम जो ऑप्शन दिया ना C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का सूत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 25। वृक्क की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं, तो वृक्क के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं, तो ऑप्शन देख लेते हैं। ग्लोमेरुलस, बी में है वुमेन संपुट, सी में मूत्र वाहिनी, और डी में दिया नेफ्रॉन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, नेफ्रॉन हो जाएगा। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो ऑप्शन ए में है नेफ्रॉन, बी में है तंत्रिका, सी में है न्यूरॉन, डी में कोई नहीं। तो तंत्रिका तंत्र के संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहलाती है आपका क्या, तो न्यूरॉन कहलाती है। मैं जो कलेक्ट कर रहा हूं ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन साबित हो सकता है, इसलिए आप जितना भी मैं वीडियो बनाया हूं वो सबको अवश्य ही देखिएगा। अब ये इस वीडियो के लिंक के नीचे मैं उस 5 वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देख लेते हैं 27 नंबर प्रश्न को, कि कह रहा प्रश्न की शुक्राणु का निर्माण होता है, तो ऑप्शन ए दिया है वृषण में, बी में है गर्भाशय में, सी है अंडाशय में, डी है सभी में। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वो होता है वृषण से होता है, वृषण में होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 28 को देखते हैं। गोलीय दर्पण, देखिए ये जो प्रश्न बहुत अच्छा है, आप ध्यान से देखिएगा। गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन m निम्न में से कौन है, ऑप्शन देखिए दिया ए में दिया है m माइनस v/u, बी में दिया है m बराबर माइनस v/u, सी में दिया है m बराबर u/v, और डी में दिया है m बराबर माइनस u/v। तो देखिए गोलीय दर्पण, जब दर्पण की बात बोले, याद रखिएगा गोलीय दर्पण की जब बात बोले तो उसमें आवर्धन जो होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी में जो दिया है
m बराबर माइनस v बटे u। यहाँ पर देखिए m जो है वो है आवर्धन, v है प्रतिबिंब को बोलेंगे v, u वस्तु दूरी होता है, तो यही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 29। गोलीय लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन m निम्न में से कौन है? देखिए यहाँ लेंस की बात कर रहा है। देखिए दर्पण अलग है, लेंस अलग है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कौन सा आवर्धन होगा। तो m दिया है m बराबर v बटा u, b में है m बराबर माइनस v बटा u, c में दिया है m बराबर u बटे v, और d में दिया m बराबर माइनस u बटे v। तो देखिए जब गोलीय लेंस की बात बोले और उसमें आवर्धन का मान आपसे पूछे तो वो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, m बराबर v बटे u, यही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा करेक्ट। गोलीय लेंस में होगा m बराबर v बटा u आवर्धन, और गोलीय दर्पण में जब बोलेगा आवर्धन तो m बराबर माइनस v बटा u। ये दोनों को देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो सकता है आपको। अगर ध्यान से नहीं पढ़िएगा, याद नहीं कीजिएगा और रट लीजिएगा तब वो वहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 30। नेत्र लेंस किस प्रकार का लेंस है? तो ऑप्शन ए में दिया है अवतल लेंस, बी में है उत्तल लेंस, सी में ए और बी दोनों, डी में कोई नहीं। तो नेत्र लेंस जो नेत्र लेंस होता है वह उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उत्तल लेंस। 31 नंबर प्रश्न देखिए, तारों का टिमटिमाने का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए में दिया है वायुमंडलीय अपवर्तन, बी में है प्रकाश का परिकिरणन, सी में प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, डी में सभी। तो तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 32 को देख लेते हैं। विद्युत विभव का एसआई मात्रक क्या है? तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है वोल्ट, वोल्ट को भी सूचित करते हैं, बी में दिया है वोल्ट प्रति मीटर अर्थात भी प्रति मीटर दिया है, सी में दिया वोल्ट मीटर, इसका सिंबल दिया v डॉट m, और डी में दिया कोई नहीं। तो विद्युत विभव का जो मात्रक होता है वो होता है वोल्ट। विद्युत विभव का वोल्ट होता है और विभवांतर का भी मात्रक वोल्ट ही होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं 33। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक है, तो विद्युत आवेश का क्या है? तो ऑप्शन ए में देखिए वोल्ट, बी में एम्पियर, सी में कूलम, डी में कोई नहीं। तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है आपका कूलम, जिसे हम सी से सूचित करते हैं। एम्पियर होता है विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर, जिसको हम ए से सूचित करते हैं। वोल्ट होता है, अभी तुरंत मैंने जस्ट बताया, विद्युत विभव या विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, जिसको हम भी से सूचित करते हैं। चलिए 34 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रतिरोध का आर से सूचित करते हैं, तो प्रतिरोध आर का एसआई मात्रक है। ऑप्शन ए में है ओम, ओम का सिंबल इस तरह से होता है, बी में दिया वोल्ट, सी में है एम्पियर, और डी में दिया वाट। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए देख लेते हैं आप 35 नंबर प्रश्न को देखते हैं। लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? तो ऑप्शन ए में दिया है संक्षारण, बी में है विकृत गंधिता, सी में यशद लेपन, डी में कोई नहीं। तो लोहे पर जंग लगने की प्रक्रिया को हम कहते हैं संक्षारण। क्या कहते हैं? तो संक्षारण। विकृत गंधिता कब होता है? विकृत गंधिता होता है जब हम लंबे समय तक भोजन को खुले छोड़ देते हैं, वो बासी या दुर्गंध निकलने लगती है, तब विकृत गंधिता होती है। चलिए देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न को। मोमबत्ती का जलना है, तो देखिए मोमबत्ती का जलना क्या है? तो ऑप्शन में दिया है रासायनिक परिवर्तन, बी में अवस्था परिवर्तन, सी में प्राकृतिक परिवर्तन, डी में सभी। तो मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। देखिए जब कोई भी वस्तु जलती है तो वह गैसीय अवस्था में आ जाती है, जो खत्म हो सकती है वो अवस्था खत्म हो जाती है, ठोस से गैसीय अवस्था में बदल गई, तो ये आपका हो जाएगा रासायनिक। लेकिन जब आपको मोमबत्ती का पिघलना बोले, पिघल करके जब वो ठोस अवस्था में आता है तब उस अवस्था में भौतिक होगा। लेकिन प्रश्न के अकॉर्डिंग बोला मोमबत्ती का जलना पूछ रहा है, तो रासायनिक परिवर्तन। यही पे बोलता है मोमबत्ती का पिघलना, तो वो हो जाता है आपका भौतिक परिवर्तन। पिघलना भौतिक, जलना रासायनिक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं 37। NaOH है, एम दिया है अम्ल, बी में भस्म, सी में लवण, डी में कोई नहीं। तो NaOH जो है वो आपका भस्म है, यानी कि क्षारीय होता है। NaOH को रासायनिक नाम बोलते हैं, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड या NaOH को कास्टिक सोडा भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न 38 को देख लेते हैं। अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का pH मान होता है, तो ऑप्शन ए दिया है 7.2, बी में है 5.6 से कम, सी में दिया लगभग 8, डी में दिया 14। तो अम्लीय वर्षा में वर्षा जल का जो pH मान होता है वो होता है ऑप्शन नंबर बी 5.6 से कम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 39 नंबर प्रश्न को। मानव शरीर का तापमान होता है, तो ऑप्शन ए में दिया है 42 डिग्री सेल्सियस,
ऑप्शन एम दिया है 42 डिग्री सेल्सियस, बी में है 40 डिग्री सेल्सियस, सी में है 37 डिग्री सेल्सियस और डी में दिया 35 डिग्री सेल्सियस। तो मानव शरीर का तापमान जो होगा वो 37 डिग्री सेल्सियस। यदि आपको फॉरेनहाइट बोले तो 98.6 फॉरेनहाइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं 40 नंबर। पीत रस स्रावित होता है, ऑप्शन ए में है लार ग्रंथि से, बी में है आंतों की ग्रंथि से, सी में दिया पेट से और डी में दिया लीवर से। तो पीत रस का स्राव होता है लीवर से, लीवर अर्थात यकृत से। यकृत, लीवर को यकृत बोलते हैं। चलिए स्टूडेंट, आज जो है मैं 40 प्रश्न को कंप्लीट किया हूं। अगले नेक्स्ट वीडियो पार्ट में मैं लाऊंगा 41 से 80 तक मैं लाऊंगा। और ये वीडियो जो है साइंस का मॉडल से 3 का ही है और इसमें हमको बताना तो है मॉडल से 3 में 80 प्रश्न ऑब्जेक्टिव बताना, जिसमें से आज हम 40 को कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट 41 से लेकर के 80 तक को कंप्लीट करूंगा नेक्स्ट वीडियो पार्ट में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।